नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी 2023 में जो पीएससी का जो नोटिफिकेशन आ चुका है अबाउट, उसमें 242 पोस्ट है। तो उस पोस्ट के हिसाब से आपको जी जान से जुड़ जाना चाहिए पोस्ट के लिए, है ना। क्योंकि इतना सारा पोस्ट बहुत सालों बाद आया है ना। उसी चीज़ की श्रृंखला में हम लोग एमसीक्यू सीरीज जो ला रहे हैं हमारी कंपटीशन विंग की टीम। मैं पहले वीडियो ला रहा था आपके राजनीति से ला रहा था, पॉलिटी से आ रही थी। उसको थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है, उसमें 5-6 क्लासेस हो चुकी है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और उसके साथ साथ ये हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ये आज का ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। पहला वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा, ये सेकेंड वीडियो है, ओके। चलिए, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। जो पहला जो वीडियो था वो था आपका किससे संबंधित था? पहला जो वीडियो था आपका भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित था, है ना। और आज जो हमारा जो वीडियो है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अगर इसकी बात किया जाए प्रागैतिहासिक काल क्या है ना, सबसे पहले इससे संबंधित थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास को हम देखते हैं तो कितने भागों में तोड़ते हैं? इतिहास को हम अमूमन कितने भागों में तोड़ते हैं? 3 भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक है आपका आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है आपका ऐतिहासिक। ये 3 भाग में हम तोड़ते हैं। उसके बाद जो आपका और इसका और क्लासिफिकेशन होता है उसमें प्रागैतिहासिक काल का, इसको हम आगे चल के फिर से 3 भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा? पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक है आपका नवपाषाण काल। उसके बाद फिर से इसको 3 भागों में हम तोड़ते हैं, किसको? पूरा पाषाण काल को। तो इसको बोलते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, या इसी को बोल देते हैं नव पूरा पाषाण काल। ये तीसरा वाला जो आएगा इसको नव पूरा पाषाण काल, या इसको क्या बोलते हैं? उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। ये तीनों जो नीचे का है ना, ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मैं इस पे आऊंगा, जो प्रागैतिहासिक काल है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका क्लासिफिकेशन 3 आधार पे किया गया है वो स्रोतों के आधार पे किया गया है कि उस समय जो इतिहास में जो स्रोत हमको मिले हैं वो कौन से स्रोत थे, उन स्रोतों को क्या अभी तक पढ़ा गया है, या फिर जो स्रोत मिले हैं वो पढ़े जा सके हैं या नहीं पढ़े जा सके हैं, इसके आधार पे। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि कोई साहित्यिक साक्ष्य हमको नहीं मिलता, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। लेकिन उसका क्या है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे भी जाओगे इसमें तो आपका साहित्यिक साक्ष्य मिलेगा, लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य मिलता है, ओके, उसको पढ़ा जा सका है। ये 3 बेसिकली अंदर है। इसमें केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है प्रागैतिहासिक में, इसमें साहित्यिक पर निर्भर है, लेकिन उसको अभी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है कि वो पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे आपके मोहनजोदड़ो की जो लिपि है, ब्रुस्तोफ्रेदम लिपि है ना, उसमें जो 64 बड़े बड़े अक्षर है, भावचित्रात्मक लिपि है, वो उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। तो ये आपका इसी कारण से इसमें आता है। ऐतिहासिक काल में क्या आता है, जैसे कि आपको स्मृतियाँ वगैरह लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई, महाभारत और रामायण लिखी गई, ये सभी चीजें आपकी ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। तो आज हम इससे संबंधित जो एमसीक्यू सीरीज लाया हूँ वो 10 है, मामूली सा 10 है, लेकिन उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पीएससी कैसा पूछता है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चालू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सबसे पहले इस चीज को आप याद रखिएगा, सही नहीं है ये पूछ रहा है ना, क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। चलिए,
पूरा पाषाण काल की समयावधि, अब ये जो क्वेश्चन है वो समयावधि से संबंधित है। पूरा पाषाण काल की समयावधि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में है ना। उसके बाद बोल रहा है मध्य पूरा पाषाण काल की अवधि 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व की है। नवपाषाण काल की समयावधि 6,000 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व की है ना। और डी है इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखना, ये आपको कंफ्यूज कहाँ पे कर रहा है, नामों में। पूरा पाषाण बोला है ना, पूरा पाषाण काल के 3 भेद है ना। मध्य पूरा पाषाण काल का बोल दिया, उसी का एक भेद उसका काल को पूछ दिया। उसके बाद है नवपाषाण काल का। तो इसका टाइम ड्यूरेशन अगर देखे तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, इसकी जो कालावधि है वो आपका कितना है, 25 लाख से 10,000 बीसी के बीच में। अब ये 10,000 जो बीसी है, इसको फिर से 3 भागों में अपन तोड़े हैं। कैसे तोड़े हैं भाई, पहला है 25 लाख, क्या रहा है क्या, ये इधर ही कर लेते हैं, इसको 3 भागों में तोड़ देते हैं। ये जो आपका पूरा पाषाण काल है, इसको फिर से 3 भाग में अगर तोड़ा जाए, इसको बाइफरकेट किया जाए 3 ये में, तो अपन इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। पहला जो आएगा पूरा पाषाण काल कितना आएगा, 25 लाख से 1 लाख, है ना। उसके बाद ये जो आएगा मध्य पूरा पाषाण काल, ये 1 लाख से 40,000, ठीक है। उसके बाद ये जो आएगा उच्च पूरा पाषाण काल, ये कितना आ जाएगा, 40,000 से 10,000 बीसी के बीच में। तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए इसको और ये किया जाए, तो ये तो हो गया पूरा पाषाण काल का। अब मध्य पाषाण काल का कैसे आएगा, मध्य पाषाण काल का तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल, और एक है आपका नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जैसे पूरा पाषाण काल कहाँ से खत्म हुआ है, 10,000 बीसी तक हुआ है, तो ये आ जाएगा 10,000 बीसी, बीसी टू 6,000 बीसी के बीच में, ठीक है। अब ये 6,000 बीसी नवपाषाण काल में आ जाएगा, 6,000 बीसी से 1 एडी तक का काल। तो इस प्रकार से इसकी समयावधि को आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो समयावधि बताई गई है ये क्या है, पूरी तरह से आपका काल्पनिक है। ऐसा हो सकता है, ये मानते हैं कौन, पुरातात्विद। लेकिन ये सभी बातें किस में लिखी गई है, एनसीईआरटी में, इसलिए मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एनसीईआरटी जो बोलती है, जो बुक है उसमें, उसको आपको ऑथेंटिक मान के चलना होगा। तो देखिए सभी कथन सत्य है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, सत्य कथन नहीं है ना, सत्य कथन नहीं है, इसको देखना। सांभर झील निक्षेप, अब ये सांभर झील आपने पढ़ा होगा इसमें जियोग्राफी में, उसमें ये कहाँ है सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी आंतरिक झील, खारे पानी की आंतरिक झील ये बोला जाता है सांभर झील को। तो ये राजस्थान में है। प्रारंभिक वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। दूसरा है सरायनहा राय से युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आदमगढ़ से प्रारंभिक आवास के संकेत मिले हैं, और बागौर से उपकरण से काष्ठ का दस्ता लगाने का प्रमाण मिला है। तो देखिए सबसे पहले जो पहला जो ये है, इसको मैं अपन ये कर सकते हैं। देखिए सांभर जो झील निक्षेप है, इसमें सबसे पहले ना प्रारंभिक वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कि मतलब आदि मानव ने किस प्रकार से उस समय प्लांटेशन का कार्य किया, सबसे पहले वो जो अपन को जानकारी मिलती है वो आपके सांभर झील निक्षेप से मिलती है। दूसरा जो बोल रहा है सरायनहा राय, तो ये सरायनहा राय कहाँ है, ये यूपी में है ना, ये यूपी में है। तो युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। तब क्या हुआ, आदि मानव पहले कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, बाद में वो समूह में रहना चालू कर दिए, समूह में रहना चालू किए, भोजन इकट्ठा चालू किए, है ना, भोजन इकट्ठा करना चालू किए। उसमें एक दल की भावना आ गई, हम की भावना आ गई, समूह की भावना आ गई। तो क्या करेंगे, एक दूसरे के पर, एक दूसरे के जो जमीन है उस पे, मतलब उस पे कब्जा करने के लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो सबसे पहले युद्ध की जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो सरायनहा राय से यूपी से मिला है। और ये यूपी ही क्षेत्र में क्यों मिला, तो इसका सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अफगानिस्तान क्षेत्र से आ रहे हैं, उधर से हमारे जो इंडिया में है, जो मानव का जो प्रवेश है वो अफगानिस्तान क्षेत्र से हुआ है।
उसके बाद धीरे धीरे आएगा तो गंगा घाटी क्या है, एक उपजाऊ क्षेत्र हो, उसको काट कर पूरा मैदानी क्षेत्रों में उसको तब्दील कर दिया जाएगा। और उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में तब्दील होगा, वहां पे कृषि का प्रमाण मिलेगा, कृषि कृषि की जाएगी। उसके बाद वहां पे क्या होगा, वस्तुओं को संग्रह करने की भावना आएगी। वस्तुओं को संग्रह करने की भावना आएगी तो क्या करेंगे, एक दूसरे पर ये लोग अटैक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे युद्ध का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो गंगा घाटी में अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ है, ये एमपी में है। अब ये हो गया आपके आवास के संकेत। सबसे पहले घर बनाने का जो प्रमाण मिला है वो आपके आदमगढ़ से मिला है, एमपी से है ये। ठीक है, तो ये भी कथन सत्य है। उसके बाद डी में आ जाइए, बागौर से उपकरण में काठ का दस्ता लगाने का प्रमाण मिला। अब देखिए, जो आदि मानव है किससे शिकार करते थे, पत्थरों से शिकार करते थे। पत्थरों को वो तराश तराश से क्या कि उसको धारदार बनाने चालू कर दिए। इसलिए देखना आप ब्लेड संस्कृति पढ़ोगे, फलक संस्कृति पढ़ोगे, ये सभी संस्कृतियां आएगी। तो बाद में क्या होगा, वो पत्थर को हाथ में रखते थे, हाथ से वो क्या करते थे, किसी चीज को शिकार करते थे, है ना। उसके बाद क्या होगा, उस पत्थरों को छोटे छोटे करेंगे। उसके बाद उसमें क्या है कि लकड़ी का जो बेट बोलते हैं ना अपन छत्तीसगढ़ी में या फिर हिंदी में बेट लगाना बोलते हैं, है ना, तो उस प्रकार से आएगा। और जो आप अभी का जो कुल्हाड़ी देखते हो वो उसका उसी समय में ये काठ काठ का दस्ता लगाने का प्रमाण इसी समय मिलेगा। जैसे टंगिया उंगिया रहता है ना, या फिर कुल्हाड़ी रहता है उसमें दस्ता लगता है, वो सभी कहाँ से मिले हैं, ये बागौर से नहीं मिले हैं, है ना। ये कहाँ से मिले हैं, आपके वीर भानपुर से मिले हैं, वीर भानपुर से मिले हैं। और ये वीर भानपुर कहाँ है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है तीसरा कथन, निम्न को सम्मिलित करिए। तो देखिए, ये जो है ये इसको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं लाया हूँ, इसको आपको जानकारी देने के लिए लाया हूँ कि आपको इस प्रकार से भी पढ़ना है ना। क्या करते हैं हम, चापर चापिंग पेगुल संस्कृति, है ना, फलक संस्कृति, ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो किस टाइम ड्यूरेशन के समय आया ये अपन को पता नहीं रहता। तो इसलिए इसको मैं मैच द कॉलम के लिए में आप में लाया हूं। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का 3 भेद था, उसमें पहला जो भेद है निम्न पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने क्या किया, चापर और चापिंग ये औजार के नाम है। ठीक है, चापर और चापिंग क्या है, ये औजार के नाम है। और पेबुल, ठीक है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति ये किससे संबंधित है, निम्न पुरा पाषाण से संबंधित है। इस समय क्या होता था, चापर चापिंग एक उपकरण का नाम है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था, और वो सुडौल नहीं होते थे। ठीक है, वो किस प्रकार से बिना धारदार होते थे, भद्दे टाइप का होते थे। इस प्रकार से वहां पे उपकरण जो मिले हैं उसको चापर चापिंग पेबुल संस्कृति का नाम दिया गया, क्योंकि वो स्थान से संबंधित है पेबुल, और ये है चापर चापिंग, ये ऑलरेडी क्या है, ये उपकरणों के नाम है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये तो बड़ा पत्थर हो गया, मान लीजिए ये पत्थर इस प्रकार से रहा होगा, बेढंगा था ऐसे, ये बड़ा पत्थर रहा। उसके बाद क्या करेगा, इस वाले क्षेत्र को ऐसे काट दिया, ये जो वाला पोर्शन है इसको काट दिया, ये वाला पोर्शन है इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा होगा ये औजार। उसी प्रकार से इसको क्या करेगा, स्क्रैप करेगा, किसको, चापर चाबिंग जो उपकरण है उसको स्क्रैप करेगा, इसलिए इसको क्या करेगा, स्क्रैपर संस्कृति बोला गया जाएगा। और जब स्क्रैप करेगा तो उससे क्या होगा, ये देखो ये फलक बन रहा है आपका, ये फलक बन रहा है, ये इस प्रकार से ये फलक बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये फलक बनना चालू हो गया है। इसलिए इस काल में जो उपकरण, जो पत्थर के उपकरण जो प्रयोग किए उसमें फलक का निर्माण होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, फलक संस्कृति बोला जाएगा। आगे चल के इसको क्या करेगा, ब्लेड पत्ती जैसे रहता है ना, ब्लेड ब्लेड मतलब होता है पत्ती, ये देखिए ये है आपके ब्लेड है, ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति। अब ये क्या हो गया, ये फलक तो बन गया, अब इसको फिर से छोटे छोटे में करना है। ये जो वाला कॉर्नर है, ये मान लिया जाए ये वाला जो कॉर्नर है, ये इधर का एक कॉर्नर, इधर का एक कॉर्नर, इधर का एक कॉर्नर, इधर का एक, सभी को अलग अलग निकाल दिया जाए तो वो फलक बनेंगे, है ना, सॉरी ये ब्लेड के रूप में बनेंगे। जैसे कि अभी पत्ती रहता है ना ब्लेड, उससे काटते हैं हम लोग किसी चीज को, तो उस प्रकार से यहाँ पे ब्लेड का निर्माण होगा, और जिसको बोला जाएगा ब्लेड संस्कृति या फिर ब्यूरिन संस्कृति बोला जाएगा। आगे चल के क्या होगा, ये जो बड़ा सा पत्थर है वो क्या हो गया, छोटा होगा, छोटे छोटे होते हुए आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे माइक्रोलिथ सभ्यता। माइक्रो मतलब होता है, माइक्रोलिथ सभ्यता, माइक्रो मतलब छोटा होता है, वो जो उपकरण है वो छोटा होना चालू हो जाएगा, इसलिए उसको माइक्रोलिथ सभ्यता बोला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उन उपकरणों को धार किया जाएगा बाद में। अभी अपन कुल्हाड़ी को धार करते हैं ना, चमकदार बनाते हैं उसको, उसमें धार रहना चाहिए, तो एक बार में वो कोई डाल काटना है, टहनी काटना है, तो वो
कट जाए, तो वो सभी चीजें आती है आपकी चमकदार पालिश की सभ्यता। तो एकदम देखिए इसको ना आधुनिक रूप में लाने की जो प्रवृत्ति आएगी वो नवपाषाण काल में। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप, जो पत्थर एक बेडौल पत्थर था उसको किस प्रकार से उसको औजार के रूप में, आधुनिक औजार के रूप में उसको यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को, ये निम्न काल है जिसमें ये सभी संस्कृतियां आई, और इन सभी संस्कृतियों को आपको याद रखना है, चाहे आप ट्रिक बनाइए या फिर जिस प्रकार से भी आप याद करना चाहते हैं। वैसे इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा आपके कॉन्सेप्ट पे निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका सभी का आंसर यही होगा ना। चलिए चौथा है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो देखिए ये है आपके क्या है, पुरातात्विक स्थल है, और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ है, चौपानी मांडो है, चिरांद है, गुफ कराल है, ये सभी स्थल है वो किस किस राज्यों से संबंधित है इसको आपको याद रखिएगा। तो देखिए मेहरगढ़ को आपने पढ़ा होगा, मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये है आपके बलूचिस्तान में है। ठीक है, ये मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है, जो यहाँ से क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सबसे प्रारंभिक जो आपके मतलब प्राचीनतम साक्ष्य और प्रागैतिहासिक काल का प्राचीनतम साक्ष्य, इसलिए बोला जाता है देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मतलब सबसे उसका जिसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो वो वाला है मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक काल में भी सबसे जो प्राचीनतम जो स्थल है वो भी है मेहरगढ़, इसलिए पूछा जाता है वह कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक संकेत होने को दिखता है, और दूसरा है प्रागैतिहासिक काल का, तो वो मेहरगढ़, दोनों से प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, बलूचिस्तान में है ये आपके बलूचिस्तान में है, और यहाँ मेहरगढ़ से क्या मिला है, सबसे पहला कृषि के साक्ष्य मिले यहाँ से, कृषि के साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, और ये कितने हजार साल पुराना है, 7000 BC ये स्थान पुराना है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हो गया। चौपानी मांडो, अब ये चौपानी मांडो कहाँ है, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश। अब चौपानी मांडो के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है चौपानी मांडो, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए चौपानी मांडो के बारे में, तो सबसे पहला चीज ये चौपानी मांडो जो आया है ये किस लिए फेमस है, तो विश्व का मतलब विश्व का सबसे प्राचीन मृद भांड का साक्ष्य, मृद भांड का साक्ष्य कहाँ से, आपके चौपानी मांडो से। ठीक है, और ये कहाँ है, गंगा घाटी में स्थित है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आदि मानव ने क्या किया, जो अपना अनाज का उत्पादन हुआ गंगा घाटी में उसको पकड़ने के लिए, मतलब उसको रखने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी, इसलिए मृदभांड यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन है उसका आविष्कार किया गया, कहाँ पे, चौपानी मांडो पे। ये सभी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसको आपको समझनी है, रटनी नहीं है, क्योंकि जो मानव का विकास हुआ है ये इसी क्रम में ही हुआ है। मानव का जो बौद्धिक, जैसे जैसे बौद्धिक विकास होगा कि उसी प्रकार से विज्ञान का भी विकास होता है ना। ऐसा नहीं है कि विज्ञान का विकास पहले हो रहा है फिर आपके मानव के बौद्धिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यूपी में है ये। ठीक है, उसके बाद चिरांद, चिरांद है ये आपके बिहार में। ठीक है, ये बिहार में है, और गुफ कराल ये है कश्मीर में। गुफ कराल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये जो है आपके कहाँ क्या है, यहाँ से गर्त के आवास मिले हैं, गर्त के आवास मिले, आवास। अब ये गर्त के आवास का है, आदि मानव क्या किए, अब उसमें आवास करने की प्रवृत्ति दिखने लगी, तो क्या किया, जमीन को नीचे गड्ढे में खोदते थे, और वहां पे रहकर जो गुफा उफा रहता है वैसे टाइप से वो लोग नीचे में रहते थे। इसी को प्राचीनतम गर्त का आवास बोला जाता है, किसको, गुफ कराल को। और एक और आएगा बुर्जहोम, और एक आएगा नवपाषाण काल में एक और नाम रहेगा नागार्जुन कोंडा, जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां से मानव के प्राचीनतम जो गर्त के आवास के प्रमाण मिले हैं भारत से। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। तो ये तो हो गया, आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में है ये। ठीक है, मैंने इसको आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्र प्रसारण संस्कृति का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है। अब सबसे पहले इसको ये करने से पहले थोड़ी सी यहाँ पे विचार कर लेते हैं, ताम्र प्रसारण संस्कृति क्या है। ताम्र पाषाण ताम्र प्रसारण संस्कृति क्या है। देखिए मानव ने सबसे पहले क्या है, पत्थर का उपयोग किया, चाहे वो शिकार करना हो या फिर किसी भी चीज में अपनी दैनिक दिनचर्या हो, वो सभी चीजें उनसे गुजरती थी, वो पत्थरों से होती थी। बाद में क्या हुआ,
कि मानव ने जो सबसे प्राचीनतम धातु जो प्रयोग किया उसका नाम था तांबा। अब ये तांबा का प्रयोग किया, तांबा का प्रयोग किया इसने, सबसे पहला प्राचीनतम धातु तांबा हुआ। तो वो क्या कर रहा है, अभी पत्थर का उपयोग कर रहा है, पाषाण। अब उसके साथ जुड़ गया क्या, तांबा भी, ये तांबा जुड़ गया। फिर क्या हो जाएगा, तांबे और पाषाण दोनों का मिक्सचर रूप, दोनों को ये दैनिक दिनचर्या को बिताने के लिए यूज करेंगे, इसलिए इस काल को बोला जाएगा ताम्र पाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आगे चल के देखना, तांबे में टीन मिल जाएगा, इसमें क्या मिल जाएगा, टीन, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, कांस्य, कांस्य युगीन सभ्यता। किसको बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये आपका क्रमिक विकास दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में जो क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे ज्यादा भंडार कहां से मिले हैं ताम्र पाषाण संस्कृति के। देखिए, तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका बिठूर में है ना, और ये बिठूर कहाँ है, आपके कानपुर में है। वही नानाजी पेशवा, पेशवा जो 1857 की क्रांति में ये इसने क्या किया था, इन्होंने भी भाग लिया था, जिसका इसका पेंशन देना बंद कर दिया था, वो वही बिठूर का वाला स्थान है। ठीक है, तो ये बिठूर में सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहला, तो याद रखिए, सबसे पहला ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल है, ये संस्कृति का स्थल है कौन सा, बिठूर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बिठूर आएगा। उसके बाद है शामगांव, ये तो है ही नहीं। उसके बाद अतरंजी खेड़ा से आपने जान रहा होगा, यहाँ से लोहे के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से अतरंजी खेड़ा से। अब चौथा जो आएगा वो है गुंगेरिया, और ये गुंगेरिया कहीं कहीं गुंगरिया लिखा रहता है। ये कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में है ये आपका गुंगेरिया। अब यहाँ से क्या हुआ है, आपने सीजी हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से सबसे ज्यादा तांबे का प्रमाण मिला है। ठीक है, तांबे का प्रमाण मिला है। कहा जाता है कि यहाँ से मटकों में, भर भर के मटकों में यहाँ पे तांबों को रखा गया है था, यहाँ से गुंगरिया से। आप नेट में सर्च मारिएगा गुंगरिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे ज्यादा भंडार जो मिला है वो गुंगरिया से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवा है वो है ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन इसका धार्मिक प्रतीक क्या था। ताम्र पाषाण काल के बारे में आप लोगों को बताया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि वहां पे किसका प्रमाण नहीं मिलता, गाय का प्रमाण नहीं मिलता बोलते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे हैं वहां पे लिखा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी की जब मैं बुक पढ़ रहा था तो वहां पे एक जगह आया था कि गाय का वहां पे प्रमाण मिलता है, ये बोला गया है। अब ये पुरातात्विदों में ये मतैक्य नहीं है, विचाराभेद है उनके बीच में कि क्या उसमें आपको गाय के प्रमाण मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो सिंपल सी बात है, गाय ही नहीं रहेगा तो बैल कैसे आएगा, है ना। तो वो अलग बात है। लेकिन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले एक सभ्यता थी, उसका नाम था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में जो मातृ देवी की ये लोग भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आगे चल के यही लोग, ये ताम्रपाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, वहां पर भी मातृ देवी की पूजा होगी। ठीक है, वहां उर्वरता की देवी की पूजा होगी, कांसे की नर्तकी की पूजा होगी, वहां पे प्रमाण मिला रहेगा। ठीक है, ये सभी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखाई देने की मिलेगी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आपका कौन सा काल है, आपका ताम्रपाषाण काल, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है, लेकिन इसका धार्मिक प्रतीक क्या था, धार्मिक प्रतीक गाय था, वृषभ था, शेर था, हाथी था, क्या था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का धार्मिक जो प्रतीक था वो था आपका वृषभ। वृषभ है यहाँ पे, तो गाय तो रहा होगा ना, तो तभी तो वृषभ आएगा। ठीक है, तो ये अभी तक देखिए, इतिहास सिर्फ प्रमाणों को ये करता है, अपना अपना जो विचार है वो किसी भी प्रकार से इतिहास में थोपी नहीं जाती है, वहां पे प्रमाणों के आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। और यही वृषभ, आगे चल के वृषभ का भी वहां पे प्रमाण मिलेगा, कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ताम्रपाषाण काल में धार्मिक जो प्रतीक था वो था क्या, वृषभ। जैसे कि मौर्य काल में आप देखोगे, मौर्य काल में धार्मिक प्रतीक का जो चिन्ह था वो मयूर था, और गुप्त काल में वो ही गरुड़ हो जाएगा, है ना। कलचुरी काल में हम देखेंगे कि लक्ष्मी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का मालवा नाम किस आधार पर किया गया है ना। ये जो मालवा का पठार आप पढ़ते हो, है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का जो क्षेत्र है वो मालवा का पठार बोला जाता है। तो वो मालवा का जो नाम है वो किससे संबंधित है, आपके
प्रागैतिहासिक काल के मानवों से संबंधित है, तो वहां से उसको मानव लिया गया है। तो वो जो मालवा है वो किस आधार पे पड़ा है, जो आप पढ़ते हो आजकल, वहां स्थित पठार के कारण, है ना, बिल्कुल सही है क्या? चलिए सही मान लेते हैं, ठीक है। वहां स्थित मिट्टी की प्रकृति के कारण, वहां पे भी तो मिट्टी है, तो हो सकता है। जब मानव जाति की निवास होने के कारण ये भी हो सकता है। फसल की प्रकृति के कारण से ये भी हो सकता है। सभी तो दिख रहा है, पीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज पढ़ के ही जानी है, और जो जानकारी हो उसी को पढ़ के जानी है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है इसमें कि जो मालवा जो नाम है वो मालव जाति के लोगों के कारण से पड़ा है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से बाद में जब जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, मौर्य काल आएगा, धीरे धीरे वहां पे एक जाति निवास करती है, मालव जाति। और मालव जाति के बारे में आपने एक पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद लेख, है ना, उसमें इस जाति का नाम आता है। जब समुद्रगुप्त ने क्या किया था, दिग्विजय अभियान चलाया था, उस टाइम पे इसका नाम आता है। और मालवा का जो नाम पड़ा है वो मालव जाति के नाम पर पड़ा है, ये बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका मालव जाति के कारण से होगा, ठीक है। देखने में लगता है कि आपको ये सभी चीजें राइट होगी कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के बारे में क्या सही है? सबसे पहले तो भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा जान लो। भीमबेटका है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है ना। इसको क्या बोलते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम गुफा, या फिर भारत का काल्स केव भी बोलते हैं। काल्स केव गुफा एक ऐसी गुफा है जो आपके यूएसए में है ना, अमेरिका में है। उसको विश्व की प्राचीनतम और लंबवत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? काल्स ऑफ केव। जैसे छत्तीसगढ़ का आपका कुटुम्बसर की गुफा को क्या बोल देते हैं? छत्तीसगढ़ का काल्स ऑफ केव बोल देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से भीमबेटका को भारत का काल्स ऑफ केव बोलते हैं। अलग अलग बुकों में अगर दिया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी में इसका वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ? रायसेन जिले में स्थित है। और इससे क्या क्या का प्रमाण मिलता है? मानव आवास के मानव आवास की नहीं, यहाँ पे शिकार विकार है, और मानव आवास ठीक है वो भी है। शिकार का प्रमाण है ना। चित्रकारी का प्रमाण है जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा पूछा जो गया है कि भीमबेटका की गुफा किस लिए फेमस है, ऐसे करके उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे लिखा है मानव आवास के कारण, शिकार के कारण, शैल चित्रों के कारण, और शैल चित्रों के कारण, लेकिन शिकार शैल चित्रों के कारण। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसने डी ऑप्शन लिखा, शिकार शैल चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। कौन सा? आपके भीमबेटका की गुफा। और उसका आंसर अगर अब देखोगे तो उसमें सभी का प्रमाण मिलता था, लेकिन जो क्लोजेस्ट रहता है ना उसको आंसर लेता है पीएससी और यूपीएससी, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो शिकार करते हुए शैल चित्रों के कारण से फेमस है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है, क्या सही नहीं है, ये पूछा है। इसकी खोज 1958 में बीएस वाकड़कर ने किया था। बिल्कुल सही है, बीएस वाकड़कर, इसका नाम याद रख लेना, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएस वाकड़कर। इसमें सर्वाधिक हरे एवं लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अब देखिए जो चित्रकारी की गई है वो आपके भीमबेटका में, उसमें सबसे ज्यादा जो चित्रकारी की गई है हरे एवं लाल रंग का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो कलर का हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्रकारी की गई है जिस कलर में, उस कलर को आपको याद रखना है, हरा कलर और आपका लाल कलर में। ये भी कथन सही है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम शैलाश्रय है, जो कि मैंने बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से गर्त, यह है गर्त है, ठीक है, गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था गुप्त कराल, ये कहाँ है? कश्मीर में है। इसको अभी मैंने बता दिया था। और बुर्ज होम ये भी है, या ये दोनों से ही आपके गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का भी प्रमाण मिलता है अपन को। कहाँ पे? बुर्ज होम पे। एक रोपड़ एक ऐसी जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पे कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। और कुत्ता ही पहला पशु था जो आपका जिसको आदि मानव ने यूज किया, ठीक है। और अगर देखा जाए तो धातु में तांबा है, पशु में कुत्ता है, और कुल्हाड़ी औजार में है। ये सभी चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा है गर्त आवास के बारे में, तो देखिए गुफ कराल और बुर्ज होम ये दोनों आपके कहाँ है? कश्मीर में है, और कश्मीर में है। और यहाँ पे गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं, जिसमें मानव क्या करता था? जमीन को खोदता था या फिर कंदराव में रहना चालू किया, और वहीं पे रहना चालू कर दिया आदि मानव ने, तो उसी को गर्तवास बोला जाता है। लेकिन एक और स्थल याद रखना, इसको मैंने अभी बताया था आपको, नागार्जुन कोंडा। यह है आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। और यह है नवपाषाण, नवपाषाण काल का एकमात्र स्थल जहां से गर्तवास के प्रमाण मिले हैं। कहां से? नागार्जुन कोंडा से। ये आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, है।
ये एनसीईआरटी से ली गई ये डाटा है, ठीक है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि ये क्वेश्चन का लेवल कैसे था, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर इसमें और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको ट्रिकी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। चलिए कल और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।